जब सोजन से मुलाकात हुई तो मैं बहुत हैरान थी कि वो इतना कम क्यों बोलती है। धीमे धीमे लहजे में बात करती इतनी खामोश तबा लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। इसकी खामोशी के सबब इन्होंने इसको मगरूर समझ लिया और वो भरी क्लास में तन्हा रह गई। मैंने इसकी हमनशिस्त बनना पसंद किया और इसकी खामोश तबा से समझौता कर लिया। बिलाखिर इसने मुझसे दोस्ती कर ली। वो सिर्फ मुझसे बात करती, मैंने भी इसके सिवा किसी और को सहेली ना बनाया। हम एक जान दो कालिब हो गए। रफ्ता रफ्ता मुझे इल्म हो गया कि वो खामोश तबा और आदम बेजार बिल्कुल नहीं है। इसके माहौल ने इसे ये रवैया अपनाने पर मजबूर कर दिया है। सोजल दरअसल एक जमींदार घराने से ताल्लुक़ रखती थी, एक ऐसा रिवायती ख़ानदान जहाँ लड़कियों का ज़्यादा बात करना मायूब समझा जाता था। इसे बचपन से ही कम बोलने की हिदायत की गई थी। इसकी माँ भी कम वो मध्यम लहजे में बात करने वाली सहमी सहमी सी औरत थी। हालांकि वो एक प्यार करने वाली माँ और बहुत अच्छी सोच रखने वाली खातून थी, लेकिन सोजल का बाप एक रिवायती किस्म का जागीरदार था। भाई भी बाप के नक्शे कदम पर चलते थे। इनके यहाँ दौलत की तो फरावानी थी, लेकिन औरत की पैदाइश को जुर्म समझा जाता था। तभी इस पर कई तरह की पाबंदियां आयद की जाती। ताहम ये सोजल की खुशकिस्मती थी कि इनके यहाँ लड़कियों को पढ़ने से नहीं रोका जाता था, क्योंकि इनके लड़के आला तालीम याफ्ता होकर घरों को लौटते तो वो अपने खानदान की अनपढ़ लड़कियों से शादी से इनकार कर देते थे और बाहर से लड़कियां बीवियां बना कर ले आते थे। अब इस सूरत हाल को देखते हुए बुजुर्गों ने अपनी बच्चियों पर से पाबंदी हटा ली और इनको कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने की इजाज़त दे दी, इस शर्त के साथ कि वो किसी गैर लड़के को नज़र भर कर भी नहीं देखेंगी। वो मुझसे कहती, तुम नहीं जानती कि हमारा माहौल कैसा है। एक बात को बार बार समझाया जाता है, ऐसी बातों से हमारी शख्सियत रफ्ता रफ्ता मसख होकर रह जाती है। जिंदगी के बड़े फैसले तो क्या, हम अपने छोटे छोटे फैसले भी खुद नहीं कर सकते। सोजल, कैसी बातें करती हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है। अब ज़माना बहुत बदल गया है, न जाने तुम्हारा घराना किस दौर में रहता है। तुम अभी नहीं समझ सकती, लेकिन वक्त आने पर समझ जाओगी। खैर, मुझे अपनी दोस्त से गर्ज थी जो निहायत हमदर्द और अच्छी फितरत की लड़की थी। मुझे इसको देखकर दुख होता था। डर और खौफ इसके अंदर सरायत कर चुका था। खुद एतमादी रुखसत हो गई थी। इसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें अक्सर खाली खाली और वीरान नजर आती थीं। इसकी बातें कभी कभी मेरे लिए बहुत परेशानी का बाइस बनती थीं। मैं कहती, चलो इतनी खुशकिस्मत तो हो कि तुम गाँव से कॉलेज तक पहुँच जाती हो। वो कहती, बैरूनी मुल्क तालीम दिलवाना हमारे भाइयों का नसीब है और हम कॉलेज तक भी ना पढ़ें तो तहजीब याफ्ता कैसे कहलाएंगी। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया, मुझे भाई ने कहा था, कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी आंखें सिर्फ किताबें देखने के लिए तुम्हारे साथ जा रही हैं, कान सिर्फ लेक्चर सुनने के लिए और हाथ पाँव पढ़ाई के कामों में इस्तेमाल होने के लिए। अगर इनका ज़रा भी गलत इस्तेमाल हुआ तो आंखें निकाली जा सकती हैं, कान बंद किए जा सकते हैं और हाथ पाँव तोड़े भी जा सकते हैं। इन्हीं बातों के पेश नज़र वो क्लास फेलो से बहुत कम बात करती थी। हमारे साथ बहुत अच्छे घरानों के तलबा पढ़ते थे। वो सोजल से बात करने के ख्वाहिशमंद थे, मगर वो किसी की जानिब देखती तक ना थी, जैसे कोई निगरान हर वक्त इस पर मुकर्रर रहता हो। इसके साथ आने वाला ड्राइवर और गार्ड भी सारा दिन कॉलेज से बाहर बैठा रहता था। वो एक ऐसी कैद में थी जिसकी कोई सलाखें ना थी, मगर इसकी शख्सियत रोज़ ही टूटती और रोज़ ही बिखरती रहती। मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख होता था। हमारी क्लास में एक लड़का अख्तर था। वो बहुत सुलझा हुआ और बातहज़ीब किसी अच्छे ख़ानदान का चश्म चिराग लगता था। होशियार और ज़हीन इस जैसा कोई नहीं था। पढ़ाई में हम अक्सर तालिबे इल्म इससे मदद लिया करते थे। सोजन को कोई परेशानी होती या मुश्किल होती तो वो मुझसे कहती और मैं इसका मसला अख्तर से हल करवा दिया करती थी। मैंने एक बात नोट की थी कि सोजल कभी कभार किसी लड़के की बात का जवाब दे दिया करती थी, मगर अख्तर से बिल्कुल भी बात ना करती थी। एक दो बार अख्तर ने कोशिश भी की तो इसने बुरी तरह इसे झड़क दिया। अख्तर बहुत अच्छा लड़का था। रफ्ता रफ्ता मेरी इसके साथ दोस्ती हो गई
मगर मुझे ये एहसास भी हुआ कि इससे दोस्ती करने की वजह से सोजल मुझसे दूर हो गई है। जहाँ मैं और वो बैठी होती और वो आ जाता तो वो फौरन उठकर चली जाती थी। इस बात को वो भी महसूस करता था मगर कुछ कहता नहीं था। एक दिन तो सोजल ने हद कर दी। अख्तर क्लास में आया, वहाँ 2-3 तालिबे इल्म और भी मौजूद थे। वो हमारी तरफ आ गया, मैंने सलाम किया, इसने जवाब दिया और कहा कि आपकी सहेली सलाम का जवाब देने से नाआशना है। क्या इसको सलामो जवाब की फजीलत किसी ने नहीं बताई? इसका इतना कहना था कि सोजल ने आगे बढ़कर इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और क्लासरूम से चली गई। सब हैरान रह गए। मुझे इस बात ने अफसुर्दा कर दिया। मैंने सोचा कि कल आएगी तो इससे बात करूंगी। मैंने अख्तर से पूछा, तुम ही बताओ असल मामला क्या है? आखिर सोजल का गैर मामूली रद्द अमल तुम्हारे साथ क्यों है? वो चुप रहा। तब दिलजोई की खातिर मैं बोली, दरअसल तुमको पता नहीं कि ये किस घराने से ताल्लुक रखती है। इसका भी कसूर नहीं है। हर इंसान अपने साथ अपना खानदानी पस मंजर लेकर ही आता है। कोई दूसरा समझे या ना समझे तो ऐसी बातें वकूअ पजीर हो जाती हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं तुमसे भी ज्यादा इसकी फैमिली को जानता हूँ क्योंकि वो मेरी कजन है। हैरत से मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। ताहम इसने मसला ना बताया और चला गया। आज कैसा दिन था। मैं घर आ गई मगर अभी तक जहन में आज के दिन का ये वाकया मकड़ियों की तरह रेंग रहा था। कभी मुझे अख्तर का ख्याल आता और कभी सोजल का। मैं सोचती रही कि आखिर सोजल ने मुझे क्यों नहीं बताया कि अख्तर से इसकी रिश्तेदारी है। तमाम बातों ने मेरे जहन को उलझा कर रख दिया। तमाम रात परेशान रही। अगले दिन तो मेरी उलझन में और भी इजाफा हो गया कि दोनों ही कॉलेज नहीं आए थे। घर आकर सोजल का नंबर मिलाया। मैंने कहा, सोजल तुम्हारे नाम का मतलब तो उजाला है, फिर क्यों तुमने मेरे दिल में अंधेरा भर दिया है? इसकी आवाज़ भारी भारी लग रही थी, जैसे तमाम रात रोती रही हो। कहने लगी, अगर तुमने अख्तर के बारे में कोई बात करनी है तो कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन वो तो कहता है कि तुम इसकी कज़न हो। ये सुनकर वो एक लम्हे को सकते में आ गई। फोन में इसकी सांसों के अलावा कोई आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। मुझे बताओगी नहीं तो यकीनन तुम्हारे दिल का बोझ तुमको गिरा देगा। मुझको दोस्त समझती हो तो बता दो प्लीज, मैंने मिन्नत की। अच्छा, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ, तुम आ जाओ। थोड़ी देर बाद ही इसका ड्राइवर मुझे लेने आ गया। मैं अम्मी को बताकर इसके घर चली गई। वो मुझसे गले मिलते ही रो पड़ी। काफी चुप करवाने की कोशिश की मगर इसके आंसू ही ना थमते थे। पता नहीं इसने कितनी मुद्दत से जज्बात के मुंह जोर पानियों को रोका हुआ था। मैंने कहा, सोजल, तुमने आज तक मुझे नहीं बताया कि अख्तर तुम्हारा कज़न है। ये बात तो मैं दरो दीवार से भी छुपाना चाहती हूँ। ये तब की बात है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी कि मेरा रिश्ता इससे तय कर दिया गया था। वो मेरी खाला का बेटा है। इसका बाप मेरे वालिद का चचाजाद है। अम्मी बड़ी और खाला छोटी थी। मेरा कोई मामू नहीं है। नाना की जायदाद की वारिस दोनों बेटियां थीं। अब्बू और खालू का आपस में बहुत अच्छा ताल्लुक था और ज़मीन भी मुश्तरका थी। मोहब्बत तकसीम हुई और ना ज़मीन, वरना हमारा मुख्तसर ख़ानदान तितर बितर होकर बिखर जाता। अब्बू नाना के बड़े दामाद थे जबकि खाला की मंगनी हुई थी, इसलिए मेरे वालिद की बात इस घर में हतमी फैसले की हैसियत रखती थी। एक दिन अब्बू घर आए तो बहुत गुस्से में थे। इन्होंने बताया कि छोटी खाला का मंगेतर कुछ ठीक तेवर नहीं रखता। वो ज़मीन बेचकर फैक्ट्री लगाना चाहता है। वालदा बोली, अपने हिस्से की ज़मीन बेच रहा है तो बेचने दे। हम रोकेंगे तो वालिद साहब कहेंगे कि ज़मीन इनकी है। बेशक इन्हीं की है, वो अभी हयात हैं और ज़मीन के मालिक भी, लेकिन मकबूल अभी इनका दामाद नहीं बना। अभी से इसे होने वाली बीवी के हिस्से की ज़मीन बेचने की क्या लगी हुई है। मैं अपनी ज़िंदगी में तो ये होने नहीं दूंगा और ना ही अब तुम्हारी बहन की शादी इसके साथ होने दूंगा। ये क्यों भूल रहे हैं कि वो आपका चचाजाद भी है। आप इस मामले के बीच में मत पड़िए, मैं वालिद साहब से बात करती हूँ। वालदा ने अपने वालिद से बात की तो नाना बोले, बेटी, ये ज़मीन आज भी इन्हीं की है, कल भी। आजकल मैं छोटी लड़की की शादी कर रहा हूँ, इसके बाद वो जाने और इनका काम। वालिद को नाना अब्बू का ये जवाब सख्त नागवार गुजरा तो उन्होंने अपने चचाजाद को मना किया। इसने कहा कि आपकी ज़मीन तो नहीं बेच रहा,
बात बढ़ते बढ़ते झगड़े की शक्ल इख्तियार कर गई। इन्होंने अपनी जमीन के साथ कुछ जमीन नाना की भी बेच दी, तो अब्बू ने इनसे ताल्लुक खत्म कर दिया और नाना से भी कह दिया कि अगर आपने मकबूल से बेटी ब्याही तो अपनी बड़ी बेटी को अपने घर ले जाना, मैं इसको तलाक दे दूंगा। नाना के लिए ज़ैफ़ी में ये मामला एक इम्तिहान से कम ना था। अब सिर्फ एक ही रास्ता था कि बड़े दामाद को राज़ी करने के लिए छोटे यानी मकबूल की मिन्नत करे कि वो जाकर इनके बड़े दामाद की मिन्नत समाजत करके उसे मना ले, ताकि बड़ी लड़की का घर बसा रहे और वो छोटी को भी ब्याह कर इसके घर का कर दे। नाना के साथ ये सब इस वजह से हो रहा था कि ज़मीन और जायदाद थी मगर बेटा ना था। अगर कोई बेटा होता तो वो खुद इस मामले को समझ लेता। नाना की उम्र इस वक्त 70 साल थी। वो भला क्यों कर जवान फोन का मुकाबला कर सकते थे। बचपन की मंगनी थी, तभी खाला भी खौफ से मरी जाती थी कि कहीं मकबूल से इनकी शादी का मामला खटाई में ना पड़ जाए। इधर मकबूल भी अपनी मंगेतर को नहीं खोना चाहते थे। सारा फसाद जमीन का था जो मेरे वालिद का फैलाया हुआ था। वो जमीन की फरोख्त से नाला थे। जब भी घर में छोटी खाला की शादी का तस्करा चलता, वो आपे से बाहर हो जाते और शोर मचा देते। दरअसल वो इस घर में अपने बड़े होने का फायदा उठा रहे थे। वो जानते थे कि बचपन की मंगनी के सबब खाला और मकबूल एक दूसरे को चाहते हैं। वो ये शादी ना होने देकर अपने चचाजाद को जमीन फरोख्त करने की सजा देना चाहते थे। मजबूर होकर मकबूल मेरे वालिद के पास आए, अपनी पगड़ी इनके पैरों में डाल दी और कहा कि जमीन फरोख्त कर चुका हूँ, आप राजी नहीं हैं तो ज्यादा रकम खरीदार को देकर जमीन वापस ले लेता हूँ। खरीदने वाला भी हमारा रिश्तेदार है, जरूर हमारी मजबूरी पर मान जाएगा, बशर्तिया कि आप नाराजगी खत्म कर दें। गर्ज खरीदार को ज्यादा रकम देकर जमीन वापस ले ली गई, मगर वालिद साहब दिल से राजी फिर भी ना हुए। बहरहाल छोटी खाला की शादी मकबूल चचा से हो गई। वालदा ने खाला से वादा लिया कि अगर मेरे यहाँ लड़की हुई और अगर तुम्हारा पहला लड़का होगा तो तुम मेरी बेटी को अपनी बहू बनाओगी। खुदा की करनी, शादी के 10 माह बाद खाला ने अख्तर को जन्म दिया। मैं अख्तर से 1.5 साल बड़ी हूँ, लेकिन जन्मदिन से ही मुझे अख्तर के नाम कर दिया गया था। इस रिश्ते पर तमाम खानदान वाले राजी थे। इसकी वजह यही थी कि एक तो दुश्मनी खत्म हो गई थी और दूसरे जमीन तकसीम ना हो सकी। वक्त गुजरता रहा, अख्तर मजीद पढ़ने शहर चला गया क्योंकि इसके वालिद इन दिनों शहर में थे और कॉलेज भी शहर में था। मुझे भी शहर के कॉलेज दाखिला लेना था। वालिद और भाई ने इस शर्त पर दाखिला दिलवाया कि वहाँ ना तो छोटी खाला के घर जाओगी और ना अख्तर से बात करोगी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई, गोया अब्बू ने भी अभी तक खालू को दिल से माफ नहीं किया था। इन्होंने खाला से शादी के बाद बीवी की जमीन बेची तो अब्बू की दुश्मनी फिर से जाग उठी। अब इनके लिए दिल साफ कर लेना अमर मुहाल हुआ और मुझे भी इनकी नीयत का पता चल गया। मैंने वादा कर लिया। दिल में अख्तर के लिए नरम गोशा तो बचपन से था, मगर तालीम की खातिर वादे का पास भी था। लिहाजा मैंने कॉलेज में मुहतात रवैया अपना लिया। हालांकि दिल से ऐसा नहीं चाहती थी। अख्तर नहीं जानता था कि मैं किस लिए इसके साथ बात नहीं करती और मुहतात रहती हूँ। इस पर जाहिर भी ना कर सकती थी। खुद से इसे दूर रखने की खातिर इसके सिवा चारा ना था कि बेरुखी से पेश आऊं, ताकि वो मेरी तरफ से मायूस हो जाए। हालांकि अपने रवैये पर जिस कदर मैं दुखी थी, कोई और क्या हो सकता था। मैं इससे बात करना चाहती थी, बताना चाहती थी, मगर खौफ था कि मुझे कॉलेज से ना हटा लिया जाए और पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता ना हो जाए और मैं इसको देखने से भी रह जाऊं। अख्तर ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। ना इससे दूर जा सकती हूँ और ना इससे बात कर सकती हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। बाकी मेरी सहेली बहुत दुखी थी। हम दोनों ही नहीं जानती थीं कि इस कहानी का अंजाम क्या होगा। मैंने भी अख्तर की आंखों में सोजल के लिए प्यार की कंदीलें जलती देखी थी, मगर घर वालों के खौफ से वो बेचारी मजबूर थी। अगर इसके साथ हद तक आमेज रवैया ना रखती तो वो ज़रूर इससे बात करने की कोशिश करता और ये बात सोजल के घर तक जा पहुंचती तो इसके लिए बहुत खतरनाक साबित होती। मैंने कहा सब्र से काम लो, ये 2 साल किसी तरह पूरे कर लो, इसके बाद अपने जज्बात तुम अपनी खाला तक पहुंचा देना, वो ही कोई रास्ता निकालेंगी।
صبر کے ساتھ سوجل نے تعلیمی سال پورے کیے اور ایک دن مجھ سے مدد چاہی۔ میں نے اس کی خالہ کو فون کیا، اپنا نام بتایا۔ وہ شفیق آواز میں بولی، ارے میں خود تم سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر تمہارا نمبر نہیں تھا۔ جانے سوجل کو کیا ہوا ہے، اختر سے اتنی نفرت کرنے لگی ہے۔ تم سے اس کا سبب پوچھنا چاہ رہی تھی۔ خالہ وہ نفرت نہیں کرتی، وہ تو اختر سے بہت محبت کرتی ہے، لیکن اس کے والد نہیں چاہتے کہ ان کی شادی ہو۔ آپ اپنی بہن سے بات کیجئے۔ میں نے بات کی ہے، وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیتی، تو پھر اپنے والد یا خاوند کو سوجل کے ابو کے پاس بھیجے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ اور ان کے شوہر انکل کے پاس اختر کے لیے سوجل کا ہاتھ مانگنے آئے تو انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کو بے عزت کر کے گھر سے بھی نکال دیا۔ اب کیا رہ گیا تھا؟ سوجل اور اختر نے کہا کہ ہم اکٹھے خودکشی کر لیتے ہیں۔ ان کے نانا حیات تھے، بولے ابھی میں زندہ ہوں، تم لوگوں کو خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں، جیسا کہتا ہوں ویسا کرو۔ خالو مقبول کو بھی اپنی بے عزتی پر غصہ آیا تھا۔ انہوں نے چپکے سے بڑی خالہ سے رابطہ کر کے ان کو اکسایا کہ بیٹی کا ساتھ دو، میں سوجل اور اختر کی شادی کرا دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ تمہارا ہٹھ دھرم شوہر کیا کر لیتا ہے۔ پہلے تو سوجل راضی نہیں تھی، پھر نانا کے سمجھانے پر اس نے اپنے باپ کے گھر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا تھا اور نانا کے پاس چلی گئی۔ ایک خط اپنے والد کے نام لکھ کر آئی کہ میری غلطی، میرے قصور کو معاف کر دیا جائے، مجھے واپس لانے کی کوشش مت کیجیے گا ورنہ نانا خود آپ کے خلاف عدالت میں گواہی دیں گے۔ وہ میرا نکاح اختر سے پڑھانے اور عدالتی کارروائی کرنے کے بعد ہم کو دبئی روانہ کریں گے۔ فکر نہ کیجیے، خالہ نے اپنے ترکے کی تمام زمین میرے نام کر دی ہے۔ آپ کو زمین چاہیے تھی نا، وہ آپ کی بیٹی کو مل گئی ہے، باقی ہر کسی نے اپنا حق لے لیا ہے۔ اس میں آپ کی ناراضی بیجا ہے، آپ نے نانا سے بدلہ لینا ہے تو لے لیجئے گا۔ ہم تو اس وقت وطن کو خیر بات کہہ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے اس عمر میں میری والدہ کو طلاق دی تو ان کو سنبھالنے کے لیے ان کے بیٹے موجود ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن سوجل سے سب نے رابطہ رکھا سوائے اس کے باپ نے، جس کا زندگی بھر اس کو غم رہے گا۔